हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट, हमें पता है कि चार्ज वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट मूव करती है, ये हम जानते हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में मूव करती है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्टूडेंट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज अपेयर होते हैं तो वो चार्ज किस फॉर्मेट में अपेयर होते हैं, इसी सब को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो प्लीज बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपी। सो स्टार्ट करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमारा टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट, हम लोगों ने स्टार्टिंग के क्लास में ये डिस्कस किया था कि चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर किस तरह से प्रोड्यूस्ड होते हैं। हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो बॉडी हो, मान लो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी। अगर इन दोनों बॉडी को आपस में रब करते हो तो अगर इन दोनों में से एक बॉडी अनस्टेबल हो, अनस्टेबल का मतलब स्टूडेंट वो बॉडी जो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करते हैं, और दूसरा स्टेबल हो, यानी वो बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हो और अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज ना करते हो। इसकी डिटेल कि हाउ द चार्ज इज प्रोड्यूस्ड आप प्लीज मेरे फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि उसमें एक डिटेल फॉर्म में बताया गया है कि स्टेबल क्या होती है, अनस्टेबल क्या होती है और चार्ज कैसे डेवलप होते हैं। ये मेरे फर्स्ट लेक्चर में है। तो स्टूडेंट, मान लो ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। अब हम लोगों ने इन दोनों ऑब्जेक्ट को, दोनों बॉडी को रब किया। रब करने पर पता है कि जो अनस्टेबल होते हैं वहां से स्टेबल बॉडी की ओर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके, इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से निकल करके बॉडी ए में एंटर करते हैं। तो स्टूडेंट बताओ, अगर मैं ये कहता हूं कि यहां से बी से ए में 5 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो आप बोलोगे यस पॉसिबल है। अगर स्टूडेंट मैं कहता हूं कि नहीं, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो आप बोलोगे यस सर ये पॉसिबल है। अगर मैं कहता है कि यहां से 100 मूव कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो आप बोलोगे यस सर अभी भी पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि बी से ए की ओर 110.5 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, क्या अब भी ये पॉसिबल है? तो स्टूडेंट आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन एक फ्रैक्शन के फॉर्म में बी से ए की ओर मूव करे? ये तो इम्पॉसिबल है। यस स्टूडेंट, इट इज इम्पॉसिबल कि कोई भी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो। अगर आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन बी से ए मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में मूव नहीं करते हैं। जब भी ये मूव करेंगे तो हमेशा एक नंबर के फॉर्म में मूव करते हैं। ओके, सो इट इज क्लियर। नाउ वन मोर थिंग स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होती है उस पर चार्ज होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। इस चार्ज को हम लोग बेसिक चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए,
अगर B से A की ओर 5 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो बताओ कि चार्ज कितना मूव किया। तो आप कहोगे सर आपने भी बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E होते हैं, अगर 5 यहां से मूव कर रहे हैं तो 5 ही हो जाएगा। अगर 10 मूव कर रहे हैं तो आप कहोगे सर यहां जो चार्ज होगा वो 10 ही होगा। अगर 100 मूव कर रहे हैं तो आप कहोगे सर यहां पर होगा 100E, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो इसी तरह से अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं n इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं यहां से यहां तक, तो आप बोलोगे सर अगर n मूव कर रहे हैं तो जो टोटल चार्ज मूव करेगा वो n इंटू ई होगा, n इंटू ई होंगे। तो यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी मूव करता है तो वो एक नंबर के फॉर्म में मूव करता है, और वो नंबर जब उस बेसिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर जाए तो हम ये कह सकते हैं कि किसी बॉडी से किसी दूसरे बॉडी पर कितने चार्ज की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इसका मतलब है कि अगर B से A की ओर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो B से A की ओर जो टोटल चार्ज की ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो n इंटू ई हो जाएगी। इसे ही कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसे ही कहते हैं स्टूडेंट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप अब आप समझ में आ गया होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी एक बॉडी से किसी दूसरे बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो एक नंबर के फॉर्म में होते हैं, और जब उन नंबर को उनके बेसिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो टोटल ट्रांसफर चार्ज की वैल्यू निकल जाती है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखिए स्टूडेंट क्या है। मान लो स्टूडेंट कि ये कोई सब्सटेंस है, मान लो ये एक कोई सब्सटेंस है, और मैंने कहा कि इस सब्सटेंस के ऊपर चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर मैं कहता हूं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है या इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है क्या है इसका मतलब? नेगेटिव चार्ज है तो क्या है और पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है? आपको स्टूडेंट पता है कि जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो उस पर एक्स्ट्रा प्रोटॉन डेवलप होते हैं, और किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाती है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो जाती है। तो मुझे बताओ अगर मैं कहता हूं इसके ऊपर क्यू चार्ज है, या चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर इसके ऊपर क्यू चार्ज है तो इसका मतलब क्या है? या तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा और या तो यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, ठीक। अब मुझे बताओ क्या इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो बोलोगे सर यस आ सकते हैं। तो 10 को ई से मल्टीप्लाई कर दो कि तो इतना इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज आ जाएंगे इसके ऊपर। क्या इसके ऊपर 100 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो बोलोगे यस आ सकते हैं। तो इसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। क्या इसके ऊपर 1000 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो यस। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना चार्ज इसके ऊपर हो जाएगा। क्या इसके ऊपर 100.5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कि कभी भी किसी भी सब्सटेंस पर फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ना तो फ्रैक्शन में आ सकते हैं ना ही वहां से फ्रैक्शन में जा सकते हैं, इसलिए ये पॉसिबल केस नहीं है। तो इसलिए अगर मैंने बोला कि बताओ क्या किसी सब्सटेंस से n इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो बोलोगे यस n इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो फिर उसको a से मल्टीप्लाई कर दो तो इस पर टोटल चार्ज अगर मैं ये कहता हूं कि इसके पर क्या n इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप बोलोगे यस आ सकते हैं। तो n को e से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना चार्ज आ जाएंगे इसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज डेवलप होगी वो अगेन क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये होगा इंटीजर और ये हो गया बेसिक चार्ज। तो आप ये कह सकते हो उसका बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो फाइनली हमें अब ये समझ में आया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है, अब देखिए स्टूडेंट इसके डेफिनेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर पेपर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखने के लिए आ जाता है तो आप क्या लिखोगे? तो डेफिनेशन देखो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि चार्ज always transferred from one to other body in the integral multiple of basic charge, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। और आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, और चार्ज produced on the body is always integral multiple of basic charge। बेसिक चार्ज का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिक चार्ज। आप ब्रैकेट में चाहो तो इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दैट इज आप कह सकते हो कि Q इज इक्वल टू NE होगा। यहां पर आप बेटर है कि यहां पर प्लस माइनस NE लिख लें। प्लस जब पॉजिटिव चार्ज होगा, जब एक्स्ट्रा प्रोटॉन होंगे, और माइनस जब नेगेटिव चार्ज होगा, दैट इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तब माइनस में, ठीक है। सो दिस इज, तो आप n के बारे में क्या कहोगे? n इंटीजर है, तो इंटीजर से क्या सेंस है? यहां पर इंटीजर से सेंस है स्टूडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कर सकते हो, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एंड E आपके पास क्या है? तो E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज बेसिक चार्ज। ओके, सो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे कि इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या एक बॉडी से दूसरे बॉडी की ओर मास का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नंबर 1। और जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो किस पर पॉजिटिव होगा और किस पर नेगेटिव होगा, ये दोनों पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा पॉइंट है, इजी है, समझ में आ जाएंगे आपको आसानी से। जैसे देखो स्टूडेंट कि अगर मान लो ये A है और अगर ये B है, ठीक है, और अगर ये B है और ये था स्टेबल और ये क्या थे? अनस्टेबल। जब हमने इन दोनों को रब किया तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां शिफ्ट हुआ? B से A की ओर। किस फॉर्म में शिफ्ट हुआ? तो बोलोगे सर क्वांटाइजेशन के फॉर्म में। क्वांटाइजेशन का मतलब क्वांटाइज्ड से होता है, Ne इस तरह के फॉर्म में मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी ट्रांसफर हुआ। अब देखिए अगर इतना इलेक्ट्रॉन B से निकल करके A में आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर N इलेक्ट्रॉन B से A शिफ्ट हुआ है तो B में N एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो जाएंगे, एक्स्ट्रा प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन्स। और अगर N एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स होंगे तो आपको पता है कि एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होते हैं वो प्लस E होता है, और आप उसको N से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल इस पर प्लस QE चार्ज हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये तो पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट समझिए इसको कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके बीम A में इंटर करेंगे
तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकला तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की मास कम हो जाएगी, और अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन की मास कम हो जाएगी, 3 निकलेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन की मास कम हो जाएगी। तो अगर n इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो n इलेक्ट्रॉन का मास कम हो जाएगा, यानी यहां पर जो डेल्टा m होगा, यहां पर मास का जो डिफरेंस आएगा वो n इंटू एम ई आएंगे। लेकिन क्योंकि ये मास डिक्रीज हुआ है तो या तो आप लिख दो दिस मास डिक्रीज्ड, या आप इसे माइनस n इंटू एम ई भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना या तो आप कह सकते हो कि डिक्रीज हुआ, या तो आप बोलो कि ये माइनस सेंस वही सेम है। अब ए पर बात करते हैं। ए पर क्या हुआ स्टूडेंट? ए पर हुआ क्या कि जब n इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं तो यहां पर n एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेवलप हो रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। n एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेवलप होने के कारण, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर e माइनस में चार्ज होता है, माइनस में चार्ज होते हैं, और कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो n, तो n को माइनस ई से मल्टीप्लाई कर दो तो जो टोटल चार्ज इसके पास आएंगे वो हो जाएगा माइनस n इंटू ई, माइनस n इंटू ई। तो इतना चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव में डेवलप होगा। तो ये इसका पॉइंट नंबर 1 हुआ। और पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट क्या हुआ, ध्यान से समझिए। सिंपल है कि यहां क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आ रहे हैं तो इसलिए इसका मास इंक्रीज होने लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना मास इंक्रीज होगा, तो सिंपल है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास आता तो इसका मास m ही इंक्रीज हो जाता। क्योंकि इसके पास n इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो मास इसका n इंटू एम ई इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज्ड। ठीक है, या आप इसी को प्लस में लिख दो कि इतना मास इसके इंक्रीज हो गए, n इंटू एम ई। वेर एम ई आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि एम ई क्या है। एम ई हो गया मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इस पर जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव, जिसमें इंटर करते हैं उस पर नेगेटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसके मास डिक्रीज कर जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं उसके मास इंक्रीज हो जाते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। नाउ एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट कि ये जो क्वांटाइजेशन है, ये क्वांटाइजेशन किस लेवल पर वैलिड है। लेवल बोले सर ये लेवल क्या होता है, तो क्लास 11th को रिकॉल करो तो वहां पर 2 लेवल की बात हुई है। एक लेवल माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है और दूसरा लेवल मैक्रोस्कोपिक लेवल होता है। तो ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये नोट है और ये 1 मार्क्स में आ भी जाते हैं स्टूडेंट। तो नोट देखिए, हम लोग इसको एज ए नोट समझ रहे हैं। वो क्या है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज is valid only for microscopic level, microscopic level। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब जब हम बात करेंगे फ्यू इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 10, 100, 1000 एक्सेट्रा, यानी फ्यू इलेक्ट्रॉन 1000। ठीक है, जब हम फ्यू इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तब उसी लेवल पर ये वैलिड होता है, एंड इट इज नॉट वैलिड, एंड इट इज नॉट वैलिड फॉर मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल मीन्स लार्ज स्केल। अब समझिए स्टूडेंट क्या मतलब है। मतलब यह है
कि अगर मान लो हम लोग एक माइक्रोस्कोपिक लेवल को कंसीडर कर लेते हैं, मान लो लेट, अगर आप ये मान लेते हो कि Q की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है, सिर्फ आप ये मान लो कि Q की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है। अब हम देखते हैं कि उस बॉडी पर, अगर किसी बॉडी पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज है तो उस बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करोगे तो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू N इंटू E होते हैं, तो हमें N फाइंड आउट करना है। तो N इज इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई E। Q की वैल्यू आपके पास है 1 माइक्रो और E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 होते हैं, इतने कूलम। अब इसको चेंज कर दो तो 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 कूलम हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। अब इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट लगभग ये अप्रॉक्स 10 टू द पावर ऑफ 13 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब ये बताओ, क्या ये 10 टू द पावर ऑफ 13 बहुत छोटी क्वांटिटी है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये छोटी क्वांटिटी कैसे हो सकती है, ये तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। सो यस, ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। और अगर ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है कि ऑब्वियस सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी पर अपीयर होंगे, इट इज नॉट अ नंबर फॉर्मेट, यानी डिस्क्रीट फॉर्म जिसे हम काउंट कर सके कि 1 2 3 4 5। नो, वी कैन नॉट बी काउंटेड। ये उस बॉडी पर डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होकर के एक कंटिन्यूअस फॉर्म में विजिबल होंगे। ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा कि वाटर किसी सरफेस पर है। क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हो? आप तो ये जानते हो कि वो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। जब उसे नहीं काउंट कर सकते हैं तो फिर आप इसे कैसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है। इसलिए आप कह सकते हो दिस इज वेरी लार्ज। ठीक है, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। सो दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस number of electrons appears on the body not in quantized form और इसी को discrete form भी कह सकते हैं, discrete form, but appears in continuous form, ठीक है स्टूडेंट। इसीलिए ये कहते हैं, अगर बोर्ड में आता है तो आप इतना लिख दो, दैट इज कंप्लीट योर आंसर। तो इसीलिए कहते हैं कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होती है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही वैलिड है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ये एक इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि इस पर किस तरह के बोर्ड में न्यूमेरिकल आते हैं या आ सकते हैं। देखिए किस टाइप के न्यूमेरिकल इसके ऊपर आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर वन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ एवरी सेकेंड 10 to the power of 11 electrons are transfer from one body to other, then how much time is required to transfer 1 कूलम चार्ज। अब देखिए ये क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? तो देखिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। देखो यहां पर ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
एवरी सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एवरी सेकेंड। तो या तो हम लोग इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज में कन्वर्ट कर ले या इस चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर ले। पहला टारगेट ये होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर में कितना टाइम लग रहा है, तो हम इजी वे में यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे चार्ज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 10 to the power of 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स। सो देयरफॉर चार्ज कितना होगा, तो कहोगे q इज इक्वल टू n इंटू ई। n हमारे पास है 10 to the power of 11 और e हमारे पास है 1.6 इंटू 10 to the power of -19 कूलम। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power of आई थिंक 8 कूलम। इट मीन्स, अब देखिए यहां पर इट मीन्स क्या हुआ कि 1.6 इंटू 10 to the power of 8 कूलम चार्ज ट्रांसफर इन हाउ मेनी सेकेंड, तो बोलोगे सर ये 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड। तो यूनिटरी मेथड से निकाल लो कि 1 कूलम में कितना टाइम लगेगा, तो 1 कूलम में बोलोगे सर बहुत सिंपल है, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 to the power of 8 -8 आई थिंक, है ना, -8 तो ये हो जाएंगे 100 डिवाइडेड बाय 16, और यहाँ 10 पर पावर 7 ले लीजिए, तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 to the power of 7 सेकेंड। सो इट्स अ वेरी लार्ज वैल्यू, है ना। आप अगर इसको चाहो तो ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक क्लियर है, समझ में आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अनदर फॉर्म इसका देख लेते हैं, अनदर फॉर्मेट क्वेश्चन का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, वो भी अच्छा है, लेकिन उसके लिए नेसेसरी है आपके केमिस्ट्री का एक टॉपिक क्लियर होना, और वो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। देखते हैं, इजी है, समझ में आ जाएंगे आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का क्वेश्चन है। हाउ मच चार्ज contained by a cup of tea, a cup of water, how much charge contained by a cup of water। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करना। लेकिन आप देख रहे हो कि हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है Q इज इक्वल टू NE होता है। E तो फंडामेंटल है, वो तो हमें ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है N आपके पास नहीं है। तो अगर किसी तरह से हमारे पास ये N आ जाए तो आसानी से हम लोग Q निकाल सकते हैं। अब इस N को फाइंड आउट करना, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द न्यूमेरिकल। तो इस n को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए समझना होगा कि सर ये कप ऑफ टी का मतलब, एक कप ऑफ वाटर का मतलब क्या है, क्योंकि यहीं पर इसका आगे का सॉल्यूशन छुपा हुआ है, हिडन है। तो बच्चों 1 स्टैंडर्ड कप, है ना, स्टैंडर्ड कप, 1 स्टैंडर्ड कप में जो वाटर होती है, अ कप ऑफ वाटर, ये होता है 250 cc मीन सेंटीमीटर क्यूब। कितना? सेंटीमीटर क्यूब एज ए वॉल्यूम। और जब हम इसको ग्राम में ले लेंगे तो आप इसको 250 ग्राम भी लिख सकते हो। यानी एक स्टैंडर्ड कप में जो क्वांटिटी ऑफ वाटर आते हैं वो 250 ग्राम आते हैं, या 250 cc सेंटीमीटर क्यूब।
अब हमारे पास मास आ चुका है, बट स्टिल हमारा टारगेट n का है। अब इस n को कैसे निकालेंगे? जब आपके पास मास है तो आप ये भी जानते हो कि मोलर मास कितना वाटर का, मोलर मास ऑफ वाटर। तो वाटर का जो मोलर मास होता है स्टूडेंट, वो होता है 18 ग्राम। कैसे हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल और केमिस्ट्री के पार्ट से निकल जाता है। H2O है, उसका मास निकाल लीजिए टोटल। अब जब आपके पास मोलर मास है, आपके पास गिवन मास है, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स नहीं आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। इसीलिए तो मैंने कहा कि केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है इसमें। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय कौन सा मास? मोलर मास। गिवन मास क्या है आपके पास? तो बोलोगे सर 250 ग्राम। ठीक है। मोलर मास कितना है आपके पास? तो बोलोगे सर 18 ग्राम। ठीक है, कैंसिल हो गया। 250 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आपको जैसे कि पता है मोल्स कॉन्सेप्ट में, वो कहता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहां पर मॉलिक्यूल्स क्या है? H2 है, तो इतने H2 होंगे इसके पास। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या है? सो देयरफॉर बताइए 250 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम, 18 में कितने मोल्स हुए? ये कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 और इंटू मल्टीप्लाई किससे करोगे? तो मल्टीप्लाई करोगे 250 डिवाइडेड बाय 18, तो इतने H2O आ जाएंगे, ठीक है, इतने H2Os। अब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए कि हमारे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे कितने एक कप ऑफ वाटर में। अब जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। बोलो सर तो ये सिंपल है, हलवा सा क्वेश्चन है। यस। अब आपके पास जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए तो आपको पता है कि 1H2 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक H2 पर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए। सो देयरफॉर हम लोग अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? तो देखिए, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास निकल जाएंगे आराम से। तो अब हमारे पास n आ गया। कैसे? तो 6.023 इंटू 10 पर पावर 23 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 18 और इंटू मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? 10 से। अब आपके पास टोटल n आ चुके हैं, और जब टोटल n आ चुके हैं तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल हो गया। यस। सो देयरफॉर टोटल चार्ज। अब बताओ टोटल चार्ज क्या होगा? तो बोलोगे सर Q इज इक्वल टू n इंटू E। n हमारे पास है, क्या है n? 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 इंटू n हमारे पास है 250 अपॉन 18 इंटू 10 इंटू E की वैल्यू रख दीजिए। E की वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना कूलम। अब है ये सॉल्यूशन आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। घर पे बैठ करके क्या करोगे? सॉल्व तो थोड़ा करो, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके निकालना और उसका यूनिट आएगा कूलम। ओके, सो ये था स्टूडेंट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा, जिसमें आपने समझा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और वो किस लेवल पर वैलिड है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।